ओके, जो निकोलसन और सिंगर का मॉडल था उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको क्यों बोलते हैं वो एक्सप्लेन होगा जब आप डायग्राम देखोगे तब। ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर दूं आपका। सिंपली ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये आकृति है कोशिका झिल्ली की। ठीक है, कोशिका झिल्ली की आकृति है। कैसी आकृति? इसी मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल रहे हैं। ओके, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने पारित किया था। इस वजह से ये जो है क्यों इस तरीके से दिख रहा है, क्या इसमें बनाया गया है, ये सब एक एक करके समझना है। पहली चीज़ तो आपको इस पूरे डायग्राम को समझने से पहले क्या समझना ज़रूरी है उसको देखिए। सिंपली क्या होता है कि एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक है और भी बहुत सारे अंगक हैं और उसके अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है। ओके, अब क्या है कि कोशिका झिल्ली यहाँ पर सबसे पहले जब मैं कोशिका बनाई तो मैं क्या बनाई? सबसे पहले ये सर्कल, ये मैं सबसे पहले गोल की, तो गोल की तो ये कोशिका झिल्ली को मैं सबसे पहले बनाई, है ना। तो ये कोशिका झिल्ली जो है, ये झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली का मैं अगर छोटा सा टुकड़ा लेकर चलूँ, सपोज इतना छोटा सा मैं लेकर चलूँ, ओके, ये यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, तो इतना छोटा सा टुकड़ा को अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर दूँ, ओके, तो वो कैसा दिखाई देगा? ये बड़ा वाला टुकड़ा, इतना छोटा सा टुकड़ा को ही मैं यहाँ बड़ा करके बना कर दिखाई। ठीक है, कैसे बड़ा वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ये झिल्ली है तो झिल्ली कोई धागा थोड़ी है जो मैं ऐसे करके गोल कर दी। ओके, वो एक परत है, और क्या चीज़ की परत है, उसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन से अणु हैं वो तो मैं बताऊंगी। तो बहुत सारे अणु का ये परत बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो परत है वो परत सपोज कि मान लो ये उंगली है, उंगली को मैं ऐसे करके गोल कर ली, ओके, और इस यही पूरी तरीके से इस तरीके से करके ये पूरा का पूरा ऐसा गोल हो गया, तो एक झिल्ली जैसी बन गई। लेकिन इस झिल्ली को जब आप देख रहे हो, ये जो पूरी की पूरी एक परत बनी, ये जो झिल्ली बनी, इसको जब आपको थोड़ा सा टुकड़ा काट कर अलग करोगे तो एक छोटा सा टुकड़ा मान लो कि ये निकल कर आया बाहर। ओके, तो ये बाहर निकल कर आया, तो आप जब उधर से ये वाला देख रहे हो तो कुछ अलग ढंग से दिखाई दे रहा है, और जब ऐसे पलट के पीछे तरफ से देख रहे हो तो कुछ अलग ढंग का दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा तो एक ही परत था, लेकिन इसके भी एक अंदर से एक परत है और एक बाहर से भी परत है। ओके, बिल्कुल वैसी ही कोशिका झिल्ली है। एक तो एक तरफ उसका जो फेस है, एक तरफ उसका जो ये मेम्ब्रेन, उसकी जो झिल्ली की ये अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ हुआ जिधर कोशिका द्रव पड़ा हुआ है, और एक तो बाहर की तरफ हुआ जिधर कोशिका द्रव नहीं है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो एक जो कोशिका द्रव की तरफ है उसको बोला जाता है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। ओके, तो जो कोशिका द्रव की तरफ पड़ा है ये जो है अंदर ना, चलो मैं हल्का सा आपको और क्लियर करने के लिए बता दूं, चलो मैं ड्रॉ भी कर दूं, ये अंदर की तरफ का द्रव है। ओके, ऐसा अंदर की तरफ कोशिका द्रव है। ये सब क्या है? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव के साइड के, कोशिका द्रव की तरफ जो परत है उसको इंट्रासेल्युलर कहेंगे, और जिधर कोशिका द्रव नहीं है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर कहेंगे। ठीक है, पहली बात तो इसको कहेंगे क्या, वो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, जो कोशिका द्रव की तरफ इंट्रासेल्युलर वाला भाग है, उधर आप देखो कि आपको ऐसे हरे हरे जो एक झाड़ की तरह दिखाई दे रहा है, लग रहा है कोई पौधा है एक पतला पतला सा, वैसा जो एक घास की तरह दिख रहा है वो घास की तरह नीचे की साइड नहीं है। ओके, और बाहर की तरफ है, तो असल में वो है क्या? ओके, तो ये सब मैं अभी डिस्कस करूंगी एक एक करके, पहले लोकेशन आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव, ये अंदर वाला भाग हुआ, उसी का ये परत, मान लो यही परत ऐसे करके एक बड़ा सा गोल है। ओके,
वही है कोशिका झिल्ली। क्लियर समझ में आ रही है? एक सही से दिमाग में डायग्राम बन रहा है कि किस तरीके से होगा, तो एक क्लियर चित्र जरूर बनना चाहिए दिमाग में। तो असल में ये क्या है, ये क्लियर हो गया आपका। यही वाली, ये वाला है ना, ये टुकड़ा है, यही टुकड़ा एकदम बिल्कुल इस तरीके से गोल है, यही हो गया कोशिका झिल्ली। क्लियर? अब इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे अलग अलग रंग से मैं अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइन के मैं कुछ बनाई हूँ। ओके, सब अणु है, लेकिन आपको दिख रहा है कुछ हरे रंग का दिख रहा है, कुछ लाल रंग का दिख रहा है, कुछ काला दिख रहा है। और मैं थोड़ा और बना दूँ, बीच बीच में छोटा छोटा मैं ब्लू ढंग का भी बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी एक अणु होता है। वो अणु क्या है, सबका नाम भी मैं अभी लिख पाऊँगी। ये बीच बीच में कुछ और भी अणु होते हैं जिसको मैं ब्लू रंग का बनाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? तो असल में ये सब अणु क्या है उसकी बात तो मैं बताऊंगी ही। पहले इस मॉडल को, इस नमूना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं, पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ कि फ्लूइड मतलब होता है तरल। ठीक है, तरल, जो तरल पदार्थ यानी पानी जैसा जो पदार्थ होता है ना, उसको तरल पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो फ्लूइड मतलब हो गया तरल, और मोज़ेक मतलब होता है जब बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक जगह से मिली हुई रहती है ना, उसको मोज़ेक कहते हैं। जैसे कि सिंपली कभी कभी सुने होंगे, उसके घर में दीवार पे मोज़ेक किया हुआ है, उसका जो फर्श है, उसकी जो ज़मीन है कमरे में, वो मोज़ेक किया हुआ है। कहने का मतलब कि नीचे, आजकल तो मोज़ेक कोई कराता नहीं, जनरली सब टाइल्स ही लगवाते हैं, लेकिन मोज़ेक फिर भी टाइल्स से पहले लोग मोज़ेक कराते थे, वही बहुत बढ़िया घर माना जाता था। ठीक है, और मोज़ेक आज भी कराया जाता है, बट कहीं कहीं जगहों पे टाइल्स, अब तो सब लोग फ्लोर पे टाइल्स ही लगवाते हैं। तो असल में मोज़ेक था क्या और मोज़ेक होता क्या है? वो अलग अलग रंग के छोटे छोटे जो पत्थर लगवाए जाते हैं ना, उसी को मोज़ेक कहते हैं। कुछ काला पत्थर, कुछ सफ़ेद, कुछ पीला, कुछ मतलब और भी रंग के, तरह तरह कलर के बहुत सारे देखोगे नीचे में फर्श पे या कहीं दीवार पे लगा हुआ दिखाई देगा, उसी को मोज़ेक कहा जाता है। जब बहुत सारे विभिन्न तरह की चीज़ें एक साथ लगी हो ना, उसी को मोज़ेक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मोज़ेक कहने का क्या मतलब हो गया, यहाँ एक ही जो झिल्ली है, उसी झिल्ली में विभिन्न प्रकार के अणु बैठे हुए हैं, तरह तरह के अणु हैं। आप देखो, कुछ अणु को मैं लाल रंग से दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ब्लू रंग से, कुछ काले रंग से, कुछ हरे रंग से। तो ये एक मोज़ेक की तरह दिख रहा है ना, एक ही तरह के एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये मोज़ेक जैसा नज़र आ रहा है, इसलिए इसको मोज़ेक नाम दिया गया। मॉडल, नमूना, तो कैसा नमूना है ये? तरल मोज़ेक नमूना है। ठीक है, मोज़ेक ढंग का ये एक तरल नमूना है। तो कुछ भी जब कोई नाम दिया जाता है तो उसके लक्षण के आधार पे ही नाम दिया जाता है, उसमें जो जो लक्षण दिखते हैं वैसे नाम उसको दे दिए जाते हैं। तो ये तरल का बना हुआ है। अब तरल का मतलब कि बिल्कुल पानी जैसा नहीं है, तरल मीन्स ये थोड़ा जेल टाइप का है। ठीक है, जैसे जैम वगैरह होता है ना, उस टाइप का है। ओके, हल्का सा गाढ़ा है। ओके, तो ये थोड़े गाढ़े जैसा तरल पदार्थ है, गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो कि मोज़ेक जैसा दिख रहा है। ओके, और यही मोज़ेक डिज़ाइन के वजह से इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रख दिया गया। अंडरस्टैंड? चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बात आती है ये मोज़ेक जैसा जो इसमें दिख रहा है, वो अणु कौन कौन सा है। यहाँ देखिए अणु कौन कौन सा है। ये जितने लाल लाल रंग के देख रहे हो ना, जितने लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब प्रोटीन है। ठीक है, सब के सब प्रोटीन है, लेकिन सब प्रोटीन का नाम थोड़ा भिन्न है। क्या भिन्न है? देखिए, आप देख रहे हो कुछ प्रोटीन जो है ये काले काले रंग का जो परत है, इस परत से बाहर उपस्थित है ना। ऊपर में एक काले रंग की परत है और नीचे में काले रंग की परत है। वो काले रंग की परत किसकी है वो भी मैं बताऊंगी। अभी लाल वाली बात हुई तो चलिए पहले लाल वाली की पहले बात ख़त्म कर ली जाए। तो ये जो एक काले वाली परत है ऊपर और नीचे, उसके बाहर भी लाल रंग का कुछ मैं बनाई हूँ और उसके बीच में भी बनाई हूँ, अंदर धसा हुआ भी है और ऐसा धसा है कि कुछ एकदम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर लगा हुआ है, ऐसे भी हैं। तो उस हिसाब से इसका नाम भी अलग अलग है। ठीक है, जो बाहर है ना जो लाल रंग का, ये सब के सब लाल रंग के प्रोटीन ही हैं, लेकिन जो प्रोटीन बाहर है उसको बोलते हैं पेरिफेरल
प्रोटीन। हिंदी में अगर बोलोगे तो इसको परिधि प्रोटीन कहते हैं। परिधि मतलब किनारा, ठीक है, कोई चीज़ का किनारा होता है ना, उसको परिधि कहा जाता है। ओके, तो पेरिफेरल प्रोटीन यानी परिधि प्रोटीन, ठीक है। असल में आपको ये पेरिफेरल प्रोटीन नाम से ही ज़्यादा पूछा जाएगा और ज़्यादा सुनने को यही मिलेगा, ठीक है, हिंदी रहे या इंग्लिश रहे। ओके, हिंदी में भी आपको पेरिफेरल प्रोटीन ही समझना है। तो जो प्रोटीन ये दो परत के बाहर है उसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो बाहर ये भी है, ये भी लाल रंग देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, ये भी, ये सब के सब पेरिफेरल प्रोटीन है। अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए, जो प्रोटीन अंदर की तरफ धंसा है यानी इस परत के अंदर है, आधा धंसा हुआ है, आधा आधा धंसा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रोटीन कहलाएगा, अंदर जो धंसा हुआ है इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और इसी को आप इंटीग्रल प्रोटीन भी कहोगे, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन को ही इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक, इन मतलब अंदर, ठीक है, तो परत के भीतर जो धंसा हुआ है अंदर की तरफ, उसी को बोला जा रहा है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल। क्लियर। अब अगला देखिए, तो ये भी इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल, क्योंकि परत के अंदर धंसा हुआ है। जो प्रोटीन परत के एकदम आर पार है वो भी इंटीग्रल प्रोटीन ही है, ठीक है, वो भी इंट्रिंसिक या इंटीग्रल जो बोलिए वो इंटीग्रल प्रोटीन ही है। लेकिन एक परत से दूसरी परत को ये बिल्कुल आर पार कर रहा है, इसलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। ये असल में कैसा प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन ही है, क्योंकि वो परत के अंदर धंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसको आप इंटीग्रल को इंट्रिंसिक तो बोल ही रहे हो, इंट्रिंसिक प्रोटीन, उसके अलावा इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। आप समझ लीजिए क्यों बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखिए, जो परत के अंदर धंसा हो वो सब के सब इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएंगे, सब के सब। लेकिन जो एक परत को दूसरे परत से आर पार हो जाए उसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन झिल्ली है उसको आर पार कर रहा है, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है ये दोनों, लेकिन ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। बात समझ रहे हो, ये इंटीग्रल प्रोटीन है लेकिन ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, गुड। तो ये इंटीग्रल, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर, वो झिल्ली के अंदर धंसा हुआ है, इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन, लेकिन बिल्कुल आर पार कर रहा है, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, जितने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे सबके सब इंटीग्रल प्रोटीन नहीं होंगे, ठीक है। जितना ट्रांस मेम्ब्रेन है सब जितना ट्रांस मेम्ब्रेन है सबके सब इंटीग्रल प्रोटीन हैं, हाँ हैं, ठीक है। जितने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे सब इंटीग्रल प्रोटीन होंगे ना, क्योंकि वो तो परत के अंदर धंसेगा ही ना। ओके, तो जितने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है सब इंटीग्रल प्रोटीन होंगे, लेकिन जितने इंटीग्रल प्रोटीन है सब ट्रांस मेम्ब्रेन होगा क्या? नो। अगर ये इंटीग्रल है ये इंटीग्रल है तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है क्या? नो। बात समझ में आ गई? तो ये बात है प्रोटीन की। जैसे ये बाहर वाला पेरिफेरल है ना, इस पेरिफेरल प्रोटीन को आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलोगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक, एक्स मतलब होता है बाहर, ओके, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया बाहर वाला प्रोटीन, जिसको कि पेरिफेरल प्रोटीन भी कह रहे हो, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर की तरफ धंसा है, जिसको इंटीग्रल प्रोटीन इंट्रिंसिक भी कहेंगे। क्लियर? तो ये हो गई प्रोटीन की बात। इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? इसके अलावा चलिए मैं अब जो ब्लैक कलर, जो काले रंग का बना हुआ है, उसकी बात कर लेती हूँ, ठीक है। काले रंग का जो बना हुआ है आप देखो, एक ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी एक परत बना हुआ है, ठीक है। तो असल में इसमें सबके सब जितने भी अणु दिख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है? एक सर जैसा भाग दिख रहा है और हल्का ऐसे पूंछ जैसा भाग दिख रहा है, ऐसी आकृति इसमें दिख रही है,
ठीक है। तो असल में ये है क्या, ये सर जैसा जो भाग है ना, वाकई इसको हेड ही बोलते हैं। ओके, और ये जो पीछे देख रहे हो ना पूंछ जैसा, उसको टेल ही बोल रहे हैं। ये सर है, ये पूंछ है, पर ये किस अणु का बना हुआ है, असल में है क्या, सर और पूंछ किस चीज़ का, आदमी का तो नहीं है। ओके, ये सर और पूंछ है, पर ये फैटी एसिड, ठीक है। ये जो फैटी एसिड का हिंदी क्या हो गया, जो वसा अम्ल होता है, वसीय अम्ल जो होता है ना फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का अणु है, फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड जो सबसे छोटा अणु है किसका, वसा का, ठीक है। जो फैट लिपिड यानी जो तेलीय भाग होता है, जो भी तेलीय चीज़ है उस जिस अणु से वो निर्मित है, वो तेलीय इस फैटी एसिड से निर्मित है, और फैटी एसिड अणु की आकृति ऐसी होती है, ठीक है। तो फैटी एसिड की आकृति जो ऐसी है ना, असल में ये पूरी की पूरी आकृति ही लिपिड की आकृति है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये पूरी की पूरी आकृति किसकी है, लिपिड की आकृति है। एक लिपिड अणु की आकृति जैसी होनी चाहिए, वो ये आकृति है। फैटी एसिड यहाँ कौन है, ये खाली पूंछ है। बात समझ में आई, जो इसमें पूंछ है, जो टेल है, वो खाली फैटी एसिड है। यहाँ पे पूरी की पूरी लिपिड है, तब हेड क्या है, अगर खाली पूंछ फैटी एसिड का है तो सर किस चीज़ का बना हुआ है, सर ये बहुत अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के अणु होते हैं। जिस प्रकार का लिपिड होगा उस हिसाब से लिपिड में सर के अणु अलग अलग होते हैं, पर पूंछ का जो अणु होगा वो फैटी एसिड की ही श्रृंखला होगी, ठीक है। ये फैटी एसिड की श्रृंखला है, बात समझ में आ रही है। तो ये पूंछ फैटी एसिड की श्रृंखला है, सर है, और सर के बीच में छोटा सा नेक जैसा, गर्दन जैसा भाग देख रहे हो, वो गर्दन ग्लाइसेरॉल का बना होता है, ठीक है। ग्लाइसेरॉल भी एक अणु है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस ग्लाइसेरॉल का बना हुआ ये इसका नेक पार्ट होता है, और टेल यानी पूंछ वाला पार्ट फैटी एसिड का बना हुआ है, और पूरी की पूरी आकृति को हम लोग लिपिड बोलेंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए, एक अणु, एक को लिपिड, एक अणु हुआ लिपिड का, ऐसे ढेर सारे लिपिड के अणु लगे हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी। एक परत है, दो परत है, दो परत है ये लिपिड का, ओके। तो दो परत है ना, इस वजह से पता है कोशिका झिल्ली को बायलिपिड लेयर भी बोलते हैं, ओके। कोशिका झिल्ली को क्या बोल सकते हैं, ये जो आप कोशिका झिल्ली देख रहे हो, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे, बायलिपिड लेयर। क्यों बोलेंगे बायलिपिड लेयर, आप समझ लीजिए ना इसको। वो भी सिर्फ बायलिपिड लेयर नहीं बोलते, और क्या बोलते हैं पता है, बायलिपिड लेयर के सिर्फ बायलिपिड लेयर नहीं, इसको फॉस्फो बायलिपिड लेयर कहा जाता है असल में, ठीक है। फॉस्फो बायलिपिड लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आप देख लीजिए। फॉस्फो बायलिपिड मतलब, फॉस्फो मतलब हो गया फॉस्फेट, ठीक है। लिपिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिपिड लिपिड बना हुआ है इसलिए लिपिड। बाय, बाय क्यों, बाय मीन्स होता है टू, ठीक है, बाय मतलब टू। तो इस वजह से ये लिपिड के कितने परत हैं, दो परत हैं, ओके। तो लिपिड के दो परत है इसलिए बाय लिपिड हो गया। लेयर मीन्स परत, ठीक है, परत ही हो रहा है। तो लेयर मतलब परत हुआ, कितने परत, दो परत, इस वजह से बायलिपिड। तो फिर फॉस्फो कहाँ से आ गया, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट होता है, लेकिन फॉस्फेट कहाँ से आया, ये जो ग्लाइसेरॉल है ना, इस ग्लाइसेरॉल के पास ही फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है। फॉस्फेट के अणु वहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा लिपिड जो है उसमें फॉस्फेट अणु है। और कितने लेयर हैं, दो लेयर, इसलिए इस पूरे का पूरा कोशिका झिल्ली का नाम हो गया फॉस्फो बायलिपिड लेयर। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये परत हो गए लिपिड के, ये हो गए फॉस्फो बायलिपिड लेयर। क्लियर। इसमें जितने सारे आप रंग किए हुए अणु देख रहे हो, उसमें लाल रंग का और काले रंग का, ये आप समझ गए कि ये क्या है, किस प्रकार का अणु है और क्या कहला रहा है ये कोशिका झिल्ली।
अब बात रह जाती है ब्लू रंग वाले की। ये ब्लू रंग वाला क्या है? ये ब्लू रंग वाला जो अणु मैं बनाई हूँ ना, ये कोलेस्टेरॉल है। ठीक है, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल आप नाम एक शब्द सुने होंगे, जब बहुत ज़्यादा वसा हो जाता है ना तो वो एक फैट की तरह एक वसा जो है जमता चला जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो ये जो परत है उस परत में बीच बीच में अणु के बीच बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई देता है। ओके, चलिए अब बात आती है ये हरे रंग के अणु की। ये हरे रंग का कैसा अणु है जो झाड़ की तरह घास की तरह दिख रहा है यहाँ पर, और हरे रंग का बना हुआ है तो वाकई और भी अच्छे से घास की तरह ही नज़र आ रहा है। ओके, तो ये जो अणु आप देख रहे हो ना, ये अणु असल में कार्बोहाइड्रेट है, जिसको कि शर्करा कहते हो। ठीक है, तो ये शर्करा है, पर शर्करा यहाँ पे नाम थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या नाम बदल जाएगा? देखिए, ये जितने हरे रंग के हैं वो शर्करा ही है। ओके, और शर्करा ही बोलोगे। ओके, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ओके, पर नाम बदलने की मैं क्या बात बोली? नाम बदलने की ये बात है कि कुछ शर्करा देखो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है ना, कुछ शर्करा आप देखिए लिपिड से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई शर्करा वो लिपिड से बंधन बनाए तो उसको ये कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको कहा जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को, ये जो कार्बोहाइड्रेट है शर्करा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइको कहते हैं। ठीक है, और ये ग्लाइको वर्ड जुड़ेगा इस प्रोटीन शब्द से और लिपिड शब्द से। कैसे? जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा है उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड। बात समझ आ रही है? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से जुड़ा है, इसलिए ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड। कौन सा? ये वाला जो लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है ना, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ रही है बात? वहीं पे जो शर्करा प्रोटीन से जुड़ी है उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। वेरी गुड। ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। इतना ज़्यादा नाम मेंशन हो गया है कि आपको दिक्कत आ रही है। चलिए मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन। तो सिंपली इसमें जो जितने सारे अणु मुख्य तौर पे होते हैं वो सब के सब अणु के बारे में मैं समझा दी। थोड़ा सा एक और बात आप समझ लीजिए, जो काले रंग का अणु है जिसको मैं लिपिड समझाई आपको, उसके बारे में थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। क्या है ना, ये जो लिपिड में सर वाला भाग है, ये सर वाला भाग हाइड्रोफिलिक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोफिलिक? समझ लीजिए, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग यानी अट्रैक्शन। हाइड्रो मीन्स क्या हो गया? वाटर, पानी, जल। हाइड्रो मतलब हो गया जल और फिलिक मतलब अट्रैक्शन, यानी कि ये सर वाला भाग वो है जिसमें कि पानी बंधन बना सकता है, यानी पानी के अणु वहाँ पे आकर के जुट सकते हैं। लेकिन जो उसका पूंछ वाला भाग होता है ना, वो होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब होता है हेटर्स, दूर हटना, उससे घृणा करना। किससे? हाइड्रो से, जल से, पानी से। पानी से जो दूर भागता हो उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। पानी की तरफ जो जाकर के उससे बंधन बना ले, जुट जाए, उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी में आप तेल डाल दो, कितना भी आप घोल दो तेल को, पानी के ऊपर ही वो तैरता रह जाएगा। वो छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़े में बट जाएगा, लेकिन पानी के ऊपर ही तैरता रह जाएगा। पानी तेल में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तेल भी पानी में कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो बात यही है। इसका मतलब तेल जो है वो हाइड्रोफोबिक हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर वाली ये सतह हुई ना, ये क्या हो गया? या बाहर ये हाइड्रोफिलिक हो गया, ये हाइड्रोफिलिक हो गया, लेकिन अंदर जो पूंछ है वो हाइड्रोफोबिक है। क्लियर? ये सब बात आपको अभी इसलिए जान लेना है, आकृति में ही समझ लेना है, क्योंकि इन सब की ज़रूरत फिर कार्य में पड़ेगी। ठीक है, जब इसका मैं कार्य समझाऊंगी ना, तब ये सब जो बातें मैं समझा रही हूँ उसकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। ओके, तो ये बात हो गई। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए इस लिपिड के बारे में। आप देखो कि इस लिपिड के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मैं
ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिला सा बनाई हूँ, और ये थोड़ा सा कुछ जो है ऐसे मुड़ा सा भी बना हुआ है ना। ये देखिए, ये मुड़ा सा बना हुआ है। ये जो फैटी अम्ल का ये जो चेन है, ये फैटी अम्ल की जो श्रृंखला है, कुछ मुड़ी दिख रही है, कुछ सीधी भी दिख रही है। तो मुड़ने का कारण क्या है और सीधा है तो क्या है? सिंपली बात ये है कि जो फैटी अम्ल की ये श्रृंखला है ना, तो फैटी अम्ल के बीच में जो बंधन होता है, वो बंधन सैचुरेटेड बंधन कहलाता है। ठीक है, पढ़े होंगे कार्बन के बीच सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बंधन होता है ना। तो ये जितने फैटी अम्ल हैं सबके बीच में सैचुरेटेड बंधन होता है, लेकिन कभी कभार किसी अणु में अनसैचुरेटेड बंधन भी होता है। तो अगर अनसैचुरेटेड बंधन हो गया ना जिसमें, तो उसके कारण इसकी जो ये चेन होती है, जो श्रृंखला होती है, वो श्रृंखला थोड़ी मुड़ जाती है उस बंधन के कारण। बात समझ में आ गई? तो वही बात है कि यहाँ पर ये सीधी श्रृंखलाएं बनी हुई है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड चेन है। ये सैचुरेटेड चेन मतलब, या चलो बॉन्ड भी लिखूं, ये सैचुरेटेड बॉन्ड है। लेकिन वहीं पे अगर आप इस तरीके से बना देते हो, ऐसे करके बना देते हो, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब बंधन। बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल आपको क्या बताया गया कि कोशिका की झिल्ली ये एक छोटे से टुकड़े की आकृति है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अणु लगे हुए हैं और वो तरलीय होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ है, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। प्रोटीन है, तरह तरह के प्रोटीन हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन है। जो प्रोटीन इंटीग्रल है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी है। ठीक है, जो है लिपिड है तो 2 परत में है, इसलिए बायलिपिड हो गया। ठीक है, बायलिपिड लेयर कैसा? फॉस्फेट का, इसलिए फॉस्फोबायलिपिड लेयर बोलेंगे। तो कोशिका झिल्ली को फॉस्फोबायलिपिड लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड में जुड़ा है तो वो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, अगर वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। क्लियर? सबको बातें समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए, यानी पूरी तरीके से आकृति खत्म।